हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर। तो बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। देखिए, एक्सप्रेशंस वो होता है जिसके अंदर हम ऑपरेंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अगर 2+2 4 लिखा, तो इसके अंदर हमारा जो 2 और 4 है ये ऑपरेंड है, और इसके अंदर प्लस हमारा ऑपरेटर है। और यहाँ पे 6 जो हमारे पास आया वो एक रिजल्ट है। तो हम ये इस पूरे को एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और ये चीज़ हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास यहाँ राइट साइड पे एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 और 4 हमारे ऑपरेंड है और प्लस हमारा ऑपरेटर है। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। हम आगे जाके बात करते हैं कि ऑपरेटर्स के बारे में और एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशंस मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसा वैलिड प्रोग्राम है जिस तरह से 2 2 हो गया, तो 2 2 सेमीकोलन हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये एक वैलिड प्रोग्राम है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये इजीली रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ फाइल का नेम लिखता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हमारे पास एक तरह का एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे 2+5 भी लिखूँ तो ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको भी मैं रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। सही है। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं जिसमें आता है सबसे पहले जिसमें आता है हमारे पास सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक की स्पेलिंग गलत तो नहीं है? अच्छा, अर्थमेटिक ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं हमारे पास। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे पास चौथे नंबर पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है। तो ये हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर हैं जो कि हम थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे जावास्क्रिप्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। और किसी भी तरीके की कंप्यूटेशन परफॉर्म कराने के लिए हमें इन चारों ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, और साथ में फिर हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली हम मैथमेटिक्स के ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं यूज़ करते हैं, जिस तरह से प्लस हो गया, और हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाता है और डिवाइड आ जाता है। और इसके साथ साथ मॉड्यूलस भी एक तरह का ऑपरेटर होता है जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे, और साथ में मल्टीप्लिकेशन। तो मैं चलें आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए। सही है। लेट ए, सो 10+20। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली प्लस का इस्तेमाल किया, तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ माइनस का कुछ इस तरह से, ये देखिए, तो सब सारे ऑपरेटर्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, और यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ डिवाइड का। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलस का ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। सही है। तो ये लीजिए, बेसिकली ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे एक तरह का एक्सप्रेशन है। और इसके अंदर 10 और 20 हमारे पास जो है वो ऑपरेंड है, और इसके अंदर जो हमारे पास प्लस है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। माइनस भी हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। चलिए इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसके अंदर अगर मैं एक ही वैल्यू को लिखूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ नोड ऑपरेटर और जेएस लिख के, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 30 लिखा आ गया।
10 + 20 30। और अगर मैं यहाँ पे अब बी को प्रिंट करूँ तो ये देखें मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बी, जो कि है 8। ठीक है, तो ये देखो मैं वैल्यू रिटर्न करता जा रहा है। ये सारे के सारे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है। आपको एक मैं मज़े की बात बताता हूँ। चले मैं यहाँ पे पहले सी को प्रिंट करता हूँ। ये देखें सी को मैंने प्रिंट किया भाई, मेरे पास इसकी वैल्यू होगी 10 × 20। सही है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा और मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ तो ये देखना कि क्या वैल्यू आती है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास 100 आ गया। अब इस 100 किस तरह है मैं आपको ये बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे दो दफ़ा मल्टीप्लाई लगाने का मतलब ये है कि 10⁻², मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 को दो दफ़ा लिखूँ, ये देखें अगर मैं 10 को यहाँ पे दो दफ़ा लिखूँ, 10 × 10, तो इसका मतलब ये है 10⁻², जो कि 100 है। और हमारे पास यहाँ पे जवाब में भी 100 ही आ रहा है। ये आपके सामने ही है, 100 है हमारे पास जवाब आया। तो मैं क्लियर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब आर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो हमने कवर कर लिए। ये हमारे पास सारे आर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। और मॉड्यूलस भी हमारे पास एक आर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। ये देखें, तो बेसिकली जो हमारे पास मॉड्यूलस होता है वो वो वाली वैल्यू है जो हमारे पास डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर में रह जाती है। सही है। तो ये डिवाइड वाला डिवाइड नहीं है, बेसिकली ये इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। तो मॉड्यूलस वो वाली वैल्यू है जो डिवाइड करते वक्त नीचे रिमाइंडर में रह जाती है। सही है गाइस। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब अपना असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लेता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, चलें। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है कि मैंने एक वेरिएबल लिखा लेट वार, और मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी 10। सही है। सो ये देखें मैंने एक वेरिएबल लिखा, ये इसको मैंने 10 की वैल्यू असाइन कर दी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने असाइनमेंट परफॉर्म किया है। असाइनमेंट को परफॉर्म करवाने के और भी बड़े तरीके हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएबल प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके अंदर हमने प्लस और इक्वल को रखा है। तो ये क्या करेगा, ये इसको 15 बना देगा। मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं किया, मैं वो कर लेता हूँ। ये देखिए वेरिएबल तो अब मैं जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो इसने मुझे 15 दिया। ये किस तरह, अच्छा अब इसकी मैं आपको फुल फॉर्म लिख कर दिखाता हूँ। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म लिखूँ तो वो क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। अपना ये देखिए वेरिएबल प्लस 5। सही है। तो इसमें हुआ क्या, मैंने किया क्या कि वेरिएबल जो है उसको मैंने अगर मैं इस तरह करूँ तो ये एरर देगा अब मुझे, अब ये नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये वाला लाइन रन हुई। अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये देखा हमारे पास 10 का 10 ही रहा। तो बेसिकली अगर मुझे इसको अपडेट करना होता तो मैं इसको इस तरह डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको अपडेट करना होता तो मैं इसको कुछ इस तरह से अपडेट करता। ये देखिए वेरिएबल इज इक्वल वेरिएबल प्लस 5। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, 10 थी सॉरी, यहाँ पे 10 आ गया और प्लस 5 15 हो गए। तो 15 इसको साइन कर दिया। तो इसको लिखने की जो शॉर्ट फॉर्म है वो बेसिकली ये है। सही है। इसको मैं अगर 5 लिखूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 15 लिखा आ गया है। तो बेसिकली एक तरह का अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ -5, तो ये इसकी वैल्यू को 5 कर देगा, माइनस कर देगा। ये देखें 5 कर दिया इसने इसकी वैल्यू को। तो बेसिकली ये हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को कवर किया। ये हमारे पास डबल मल्टीप्लिकेशन है, फिर हमने सिंगल मल्टीप्लिकेशन को, आपको पता ही है क्या होती है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने
बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये तो आपको अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये लीजिए। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए तो अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स कब देखते हैं। हमारे पास जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे पास यहाँ पर आता है ग्रेटर टू, ग्रेटर देन। और इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल देन। हमारे पास यहाँ पे आता है इज नॉट इक्वल टू। तो इनको मैं एक सीक्वेंस पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये देखें। लेट ए इज इक्वल टू 10। कीबोर्ड को क्या मसला है, ये देखें। लेट ए इज इक्वल टू 10। ए मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ num1। ठीक है। और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ लेट num2 इज इक्वल टू 20। अब हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का जो हमारे पास ऑपरेटर है वो, ये देखें। हमारे पास जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम जो एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, हम जो सा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अगर तो वो एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर तो वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देखें, मैं भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ। मैं इसमें क्या, इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ चेक करो कि क्या जो num1 है वो num2 से बड़ा है। अब मैं इसको कंसोलो करता हूँ, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। देखा, इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसने कहा नहीं भाई, जो num1 है वो num2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा है। सही है। तो ये हमारे पास आता है ग्रेटर देन का ऑपरेटर। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरा ऑपरेटर लिखता हूँ जो कि है लेस देन का। मैं इसे कहता हूँ कि भाई चेक करो कि क्या num1 num2 से छोटा है। ये कहता है अच्छा भाई मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। और ये देखें, इसने कहा नहीं भाई, उसने कहा भाई सही है, तुम सही कह रहे हो, जो num1 है वो वाकई में num2 से बड़ा है। ठीक है, ये जो फॉल्स वैल्यू ये ऊपर वाले कंसोल की आ रही है, तो जो नीचे वाली ट्रू है वो मुझे ट्रू है, वो इस कंसोल की है, दूसरे वाले जिसमें मैंने कहा हुआ है कि क्या चेक करो कि क्या num1 जो है वो num2 से छोटा है। उसने कहा चेक किया, उसने कहा हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, छोटा है। तो उसने मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लेस देन ऑपरेटर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे अपना ग्रेटर देन। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊं, अगर मैं num1 की वैल्यू को कर दूं 20, सही है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब इसने मुझे दोनों कंडीशन में फॉल्स रिटर्न किया। क्यों? इसने मुझे फॉल्स रिटर्न इसलिए किया है, उसने चेक किया भाई क्या num1 मतलब 20 num2 से छोटा है। 20 20 से छोटा है नहीं, 20 20 की इक्वल होता है भाई। तो उसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि 20 20 से छोटा नहीं है। इस केस में उसने चेक किया num1 20 बड़ा है num2 से, कि 20 क्या 20 से बड़ा है। उसने कहा नहीं भाई 20 20 ये बड़ा नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए उसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये हमें फॉल्स रिटर्न ना करे, मतलब 20 या 20 से बड़ा हो तो हमें ट्रू रिटर्न करे, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इक्वल का ऑपरेटर। ठीक है, तो ये अब मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये अब मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखें, इसने मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। सही है, सही है। तो ये देखें, तो ये हम इस इक्वल इसलिए मतलब यूज़ किया कि हमने चेक किया कि जो क्या जो num1 है वो num2 से बड़ा या उसके इक्वल है। तो उसने चेक किया क्या 20 से बड़ा या उसके इक्वल है। तो उसने कहा हाँ भाई, जो 20 है वो 20 से बड़ा तो नहीं लेकिन इक्वल है। तो उसने इस केस में हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी कि नीचे वाले केस में उसने हमें फॉल्स ही रिटर्न किया है क्योंकि फॉल्स ही बनता था नीचे वाले केस में। मैं इसको क्लियर करता हूँ, हम एक और ऑपरेटर को देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं नॉट इक्वल का ऑपरेटर। ठीक है, नॉट इक्वल के ऑपरेटर को अब हम देखते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, ये देखें कंसोल लॉग किया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या num1 num2 के इक्वल है कि नहीं है।
तो गाइज यहाँ पे मैंने जो ऑपरेटर लगाया है वो है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। तो गाइज मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ किया है ये थर्ड वाले कंसोल लॉग में। बेसिकली मैं इस एक्सप्रेशन में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चेक करो कि कहीं जो नम वन है क्या वो नम टू की इक्वल तो नहीं है, कि क्या 2020 के इक्वल तो नहीं है। मैं बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या नम वन नम टू के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों इक्वल हों। ठीक है, बेसिकली इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये देखें उसने मुझे फॉल्स दे दिया यहाँ पे। सही है, उसने कहा नहीं भाई ये इक्वल है, तो उसने मुझे इस एक्सप्रेशन में फॉल्स रिटर्न कर दिया। ये हमारा था नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। सही है, तो यहाँ पे हमने लेस देन का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। तो जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो हमें यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन कह रहा है कि क्या कहीं ये इक्वल तो नहीं है। तो इससे अब हम आगे चलते हैं और ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, हमारा और ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हम अब अपना यूज़ करने जा रहे हैं हम अब और ऑपरेटर को। ठीक है, तो और ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर को बेसिकली हम इस तरह से जो है लगाते हैं, टू वर्टिकल लाइंस लगाते हैं बेसिकली। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें चेक करूँगा और ऑपरेटर। पहले मैं बेसिकली एक्सप्रेशन बना दूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन लिख दिए और मैंने बीच में और ऑपरेटर लगा दिया। मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप अपना फोकस इस वाले कंसोल पे कर पाए। अब मैं बेसिकली और ऑपरेटर कहता क्या है, और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है और एक राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है। और ऑपरेटर कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। सही है, तो ये देखें अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया है, क्योंकि इसमें जो ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है ये ट्रू है, राइट वाला जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, इसलिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली और ऑपरेटर हमें ये कहता है कि तुम मुझे एक्सप्रेशन दो और उनमें से अगर कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो मैं तुम्हें ट्रू रिटर्न करूँगा। इसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो है एंड एक्सप्रेशन। तो एंड एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कि क्या सीन है। अब मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। एंड ऑपरेटर को हम इस तरह से लगाते हैं $M%। अब हमें एंड ऑपरेटर जो है वो उलट है किसका, और ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर कहता है भाई कि तुम मुझे दो एक्सप्रेशन दो, अगर उन एक्सप्रेशंस में से कोई भी एक्सप्रेशन गलत हुआ तो मैं तुम्हें गलत फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो इस अपना एंड एक्सप्रेशन जो है एंड ऑपरेटर है, इसकी शर्त ये है कि तुम मुझे जो एक्सप्रेशन दे रहे हो वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। तो ये देखिएगा ये यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारा जो और ऑपरेटर है उसने तो हमें जो ऊपर यहाँ पे इस वाले कंसोल लॉग में हमें ट्रू रिटर्न किया, लेकिन हमारा जो यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया वो कहता है भाई सारे के सारे ऑपरेशन जो एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड पे और ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो कहता है ये दोनों ही ट्रू होने चाहिए, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू और राइट वाला जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ये ग्रेटर देन लेस देन, और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू, और ये हमारे पास और ये हमारे पास जो है एंड का ऑपरेटर आ गया। बेसिकली ये हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है, ये हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं, चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। अच्छा जी, ये लीजिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर में हम चेक करते हैं कि क्या एक वैल्यू जो है, एक वेरिएबल की वैल्यू या कोई भी जो वैल्यू है वो दूसरी के इक्वल है कि नहीं है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये
इसको मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ num1, इसको मैं 10 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने 10 की वैल्यू दे दी और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। सही है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने 10 लिख दिया। तो बेसिकली अब आपको ये एक नंबर है और नीचे एक स्ट्रिंग है, ये तो आपको पता होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कंसोलो करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि क्या जो नम है वो इक्वल है स्ट्रिंग के। अब ये एक बड़ी ही दिलचस्प सी जो है हमें रिजल्ट देगा यहाँ पे। ये हमें जो है ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी के ऐसा नहीं है, ये दोनों की जो डेटा टाइप है, इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो सेम नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू है वो ज़रूर सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 है यहाँ पे और नीचे हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जो वैल्यू है वो 10 है, ये दोनों सेम है लेकिन इनकी डेटा टाइप सेम नहीं है। तो इसने यहाँ पे यही चेक किया कि हम नंबर को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास जो डबल इक्वल ऑपरेटर है, ये डबल इक्वल ऑपरेटर चेक करता है कि जो इस वेरिएबल का कंटेंट है, क्या इस वेरिएबल के कंटेंट के इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों सेम है कि नहीं। तो ये डेटा टाइप को चेक नहीं करता। अब हमारे पास एक ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर भी आता है जो कि कंटेंट के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये देखना, अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए हमें अब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि इन दोनों की डेटा टाइप सेम नहीं है। यहाँ ऊपर जो ऊपर हमने कंसोल लॉग किया है उसमें कंटेंट सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है, इस वजह से उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भी पढ़ लिया अब हमने। अब हम एक और चीज़ थी जो मैंने ऊपर मिस कर दी, वो था इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी बड़े मज़े के हैं। सही है, तो अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ, नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 10। सही है, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ। तो क्या होगा, डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। सही है, आप लोग यही जवाब दोगे मुझे। इस वाले कंसोल को मैं हटा लेता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो, इसने मुझे क्या वैल्यू दी। सही है, जो मैंने वेरिएबल नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई थी 10, इसने मुझे वही यहाँ पे प्रिंट करवा दी। सही है, अब जो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, प्लस प्लस। ये क्या करेगा, इस नंबर को वन स्टेप आगे ले जाएगा। अगर 10 है तो इसको 11 कर देगा, लेकिन ये अभी नहीं करेगा। इसके बाद जब मैं इसको जो है वैल्यू को कंसोलो करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 10 की बजाय 11 मिलेगा। ये देखिए कैसा। ये देखो, मैंने यहाँ पे इस नंबर को इंक्रीमेंट किया, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। जब मैंने इस नंबर को पोस्ट इंक्रीमेंट किया, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले हम वेरिएबल लिखते हैं उसके बाद हम प्लस प्लस लगा देते हैं। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। पहले क्या होता है, उस वेरिएबल प्रिंट होगा, पोस्ट मतलब वेरिएबल पहले प्रिंट होगा और बाद में इसको इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें वैल्यू 10 ही दी, लेकिन जब हमने दोबारा नीचे नंबर को एक्सेस किया तो इसने हमें वैल्यू जो है वो 11 दी है। सही है, तो इसने अब नीचे हमें यहाँ पे 11 वैल्यू दी है। तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ प्लस प्लस, सही है, तो ये हो जाएगा बेसिकली प्री इंक्रीमेंट। इसको हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट। सही है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री इंक्रीमेंट। ये लीजिए, अब मैं यहाँ पे इसको
मुझे दोबारा कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कमेंटेड करता हूँ मैं ज़रा। अब ये देखिए, अब इसने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने मुझे 11 ही रिटर्न किया। अगर मैं दोबारा इसको करता हूँ कंसोल लॉग, तो ये फिर भी मुझे 11 ही रिटर्न करेगा। ये देखें गाइस, इसने मुझे यहाँ पे 11 रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली प्री इंक्रीमेंट था। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है कि उस वेरिएबल के ऊपर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं उसको बाद में करता है, पहले उसको इंक्रीमेंट करता है। लेकिन यहाँ जो है पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं है। पोस्ट इंक्रीमेंट में वो कहता है भाई पहले जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो यूज़र फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा है वो करो आप, उसके बाद आप उसको इंक्रीमेंट करो। ये देखिए, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्री इंक्रीमेंट। सही है, तो ये हमारे पास आ जा गया यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए गाइस, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको, ये देखें अब गाइस हुआ क्या है यहाँ पे, मैं भी बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसने 10 प्रिंट किया, और यहाँ पे इसने पोस्ट इंक्रीमेंट में इसने 10 प्रिंट किया, प्री इंक्रीमेंट में इसने 12 प्रिंट किया है। सही है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में बेसिकली इसने नंबर को पहले प्रिंट किया और बाद में इसकी वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट किया। तो जो 10 था वो 11 हो गया। जब हम इस वाली लाइन पे आए तो इसके अंदर हमने नंबर को पहले इंक्रीमेंट किया, अब नंबर हो चुका था 11। सही है, तो इसने 11 को क्या कर दिया, 12 कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 12। यह था हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब जो हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है वो भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। सही है, तो ये देखें, मैं यहाँ पे कंसोलो करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखें पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे मैं कर दूंगा नंबर को माइनस माइनस। ये देखें, तो यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराया, इसने मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट में उसकी वैल्यू दी, प्री इंक्रीमेंट की वही पहले वाली वैल्यू दी। जब हमने यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट किया तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नंबर को किया माइनस माइनस, लेकिन इसने मुझे रिजल्ट जो था वो उसी टाइम शो नहीं किया। इसने मुझे पहले वेरिएबल की वैल्यू दी जो कि 12 थी, उसके बाद उसने 12 में से माइनस किया, डिक्रीमेंट किया, जो कि 11 होगी। जब बाद में मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, इसने मुझे यहाँ पे 11 रिटर्न किया। तो ये था हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। जो हमारा प्री डिक्रीमेंट है वो सेम जो है हमारा प्री इंक्रीमेंट की तरह वर्क करेगा। किस तरह, मैं भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे कंसोलो करता हूँ, पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्री डिक्रीमेंट है। ये देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट किया इसने यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, नंबर 10 था, इसने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया, लेकिन जो रिजल्ट था वो उसी टाइम इफेक्ट नहीं हुआ। इसने पहले नंबर को वो प्रिंट करवाया, उसके बाद इसने उसको इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ पे जो 10 था वो हो चुका था 11। जब हम प्री इंक्रीमेंट पे आए तो इसने क्या किया, 11 को उसी टाइम पहले 12 किया, फिर इसने उस नंबर को प्रिंट किया तो वो 12 हो गया। अब यहाँ पे जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट पे आए तो इसने क्या किया, जो वैल्यू नंबर 12 था उस 12 वाले नंबर को पहले प्रिंट करवाया और फिर उसमें से डिक्रीमेंट किया, एक नंबर कम किया। सही है, तो 12 यहाँ पे 11 हो गया, लेकिन इसने पहले क्योंकि वेरिएबल को प्रिंट करवाया, जो 12 था वो 12 प्रिंट किया, फिर इसमें बाद में उसमें से माइनस किया, जो 11 हो गया। फिर हमने यहाँ पे जब इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 11 ही आई। अब जब 11 वैल्यू हम यहाँ नीचे लेके गए उसको हमने प्री डिक्रीमेंट किया, मतलब कि इसने पहले जो नंबर था उसको पहले कम किया, माइनस किया, डिक्रीमेंट किया,
उसके बाद इसने इसको प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 आई। तो आप देख सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हमारा पास प्री इंक्रीमेंट आ गई है, हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट आ गया, और ये हमारे पास प्री डिक्रीमेंट आ गया। तो ये हमारे बेसिकली डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस को बनाता रहूं और आप लोगों की